स्वागत है सभी साथियों का पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। सभी साथी जुड़ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आ गया है, राग दरबारी उपन्यास। इस उपन्यास के लिए बहुत सारे मेरे पास फ़ोन पे आए कि सर कब आप राग दरबारी उपन्यास को पढ़ा रहे हैं। तो आज हम राग दरबारी उपन्यास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रारंभ में बहुत सारे विद्यार्थियों को यह समस्याएँ हो रही है कि सर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, कुछ देर पढ़ते हैं, कुछ देर जाकर फिर अच्छा नहीं लगता है, बीच में ही छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा बनाइए कि पूरा समझ में उपन्यास आ जाए। तो आज इस क्लास में बहुत ही बेहतर तरीके से राग दरबारी उपन्यास को पढ़ेंगे और एक एक तथ्य पर पढ़ेंगे, यानी इसमें कुछ आपका छूटने वाला नहीं है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 35 अध्याय वाली जो राग दरबारी उपन्यास है आपको समझ में आने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। राग दरबारी उपन्यास रचना काल, इसका उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है दिया हुआ है ना। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कितना है तो 1968 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित हुई थी। लेखक तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। कौन हैं? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। सबसे पहले हम राग दरबारी उपन्यास प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। ऐसे ही आपको जब आप इस वीडियो का जो लोगो देखे होंगे आपको मालूम चल ही गया होगा कि इसमें संपूर्ण निचोड़ है, यानी कुछ भी छूटने वाला नहीं है। अब देखिए प्रारंभ करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था तो 31 दिसंबर 1925 ईस्वी। कहाँ पर हुआ था? अतरौली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब श्रीलाल शुक्ल जी का मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 2011। मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 2011। कहाँ पर? अतरौली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किए थे। कहाँ से किए थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1947 ईस्वी में क्या किए थे तो स्नातक किए थे। उसके बाद 1949 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में नौकरी भी किए थे। याद रखना 1949 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा में नौकरी किए थे। सबसे पहले हम श्रीलाल शुक्ल का संपूर्ण जीवन परिचय देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है 2009। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो 2009 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य के लिए अमरकांत के साथ, किनके साथ तो अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल जी को 2009 ईस्वी में मिला था। और संपूर्ण साहित्य के लिए किनके साथ तो अमरकांत भी एक विख्यात साहित्यकार हैं। तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से 2009 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी को अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार को पूरा अच्छा से पढ़ना हो तो प्ले लिस्ट में ज्ञानपीठ पुरस्कार लगा हुआ है। आप भारतीय विजन क्लासेस का प्ले लिस्ट में जाएं और ज्ञानपीठ पुरस्कार टॉपिक को देखें, वहाँ संपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल को चर्चित उपन्यास राग दरबारी पर 1969 ईस्वी में, देखिए जिस उपन्यास को हम पढ़ने जा रहे हैं ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपन्यास को ही हम पढ़ रहे हैं। तो श्रीलाल शुक्ल को उनकी उपन्यास जो चर्चित है राग दरबारी पर 1969 ईस्वी में क्या मिला था तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला है तो याद रखिएगा राग दरबारी। कब तो 1969 ईस्वी में। आगे हिंदी साहित्य में सभी विधाओं में श्रीलाल शुक्ल ने रचनाएं की, यानी श्रीलाल शुक्ल हिंदी साहित्य में जितनी भी विधाएं हैं सभी विधाओं में श्रीलाल शुक्ल ने रचनाएं की। आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल व्यंग्य लेखक के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे, यानी श्रीलाल शुक्ल जो थे वो व्यंग्य लेखक के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे। जो साथी अभी तक क्लास से नहीं जुड़े होंगे और जो साथी ध्यान से नहीं पढ़ रहे होंगे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ जो कुछ आपको मिलने वाला है पूरा श्रीलाल शुक्ल का यह निचोड़ है। यानी राग दरबारी उपन्यास के अलावा श्रीलाल शुक्ल के संपूर्ण जीवन परिचय है, उनकी जितनी रचनाएं हैं सबकी चर्चा है। यानी इस वीडियो का अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको श्रीलाल शुक्ल से कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछ देगा, आप देखते ही उत्तर देंगे। अगला इनका महत्वपूर्ण इनसे तथ्य है विश्रामपुर का संत। याद रखिएगा इनका एक और उपन्यास है विश्रामपुर का संत। इस उपन्यास के लिए इनको 1999 ईस्वी में, कितना में 1999 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला था तो व्यास सम्मान मिला था। ये भी हिंदी साहित्य का एक सर्वोच्च सम्मान के रूप में ये भी माना जाता है।
आगे देखिए 2008 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो श्रीलाल शुक्ल को 2008 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। याद रखिएगा पद्म भूषण सम्मान जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है। तो यहाँ कितने महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार देखे मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसके अलावा व्यास सम्मान भी मिला और पद्म भूषण सम्मान भी मिला। इसमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखिएगा ये राग दरबारी उपन्यास पर इनको 1969 ईस्वी में मिला है। अब चलते हैं श्रीलाल शुक्ल की जो जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं सभी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनका उपन्यास को देखेंगे, एक एक उपन्यास को हम लेकर आए, सब में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सब पर चर्चा करेंगे। जिन विद्यार्थियों का इसका PDF चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमसे जुड़े, या फिर भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम लिंक भी है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको मालूम चल जाएगा कि इसका जो PDF नोट्स है कैसे प्राप्त करनी है, या डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए सूनी घाटी का सूरज, पहला इनका उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज। प्रारंभ करने से पहले आपको हम थोड़ा सा बोल गए कि ये जो उपन्यास है वो झारखंड CGL के अलावे झारखंड का जो आने वाला TGT एग्ज़ाम है इसके अलावे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में भी यह उपन्यास लगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो नेट है UGC नेट, इसमें ये सिलेबस में लगा हुआ है राग दरबारी उपन्यास। तो UGC नेट, झारखंड CGL, इसके अलावा अन्य TGT PGT जितने भी परीक्षा हैं, जिस परीक्षा में राग दरबारी आपका उपन्यास लगा हुआ है तो आपके लिए यह जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अगर हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है अगर आपके सिलेबस में, क्योंकि हिंदी वाले विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का इतिहास तो रहता ही है, तो उपन्यास की बात हो अगर श्रीलाल शुक्ल को उठाता है तो राग दरबारी पूछना निश्चित है। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आपको हम राग दरबारी उपन्यास के अलावा इनके जितने भी उपन्यास है सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका जो प्रथम उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1957 ईस्वी। देखिए यह श्रीलाल शुक्ल का प्रथम उपन्यास, इतना बेहतरीन नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जो विद्यार्थी क्लास छोड़ दिए हैं वो समझे पढ़ते नहीं है, तो क्लास में लगातार बने रहे, क्योंकि क्लास तो बहुत लंबी होने वाली है परंतु सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। तो सबसे पहले सूनी घाटी का सूरज इनका प्रथम उपन्यास है। यह निर्धन प्रतिभाशाली छात्र रामदास के संघर्ष का चित्रण है। इसमें एक निर्धन प्रतिभाशाली छात्र रामदास है, उसी का संघर्ष का इसमें चित्रण किया गया है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई यह एक चरित्र प्रधान उपन्यास है। दूसरी उपन्यास की चर्चा करते हैं, अज्ञातवास। इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी। इस उपन्यास का मुख्य पात्र रजनीकांत है। कौन है, रजनीकांत है। इस उपन्यास में किसानों और दलितों की शोषण की समस्या का गाथा है, यानी इस उपन्यास की जो कथा है वो किसानों और दलितों की शोषण की कथा है। यह आत्म प्रधान उपन्यास, कैसा उपन्यास है, आत्म प्रधान उपन्यास। इनका तीसरा उपन्यास है आदमी का जहर, प्रकाशन वर्ष 1972 है। इस उपन्यास में अजीत नामक पत्रकार को रहस्यमयी ढंग से जहर देकर मौत की घाट उतारने की कथा है। याद रखिएगा आदमी का जहर जो इनका उपन्यास है ये 1972 में आया था। इस उपन्यास में एक अजीत नामक पत्रकार है जिसे रहस्यमयी ढंग से उनको क्या किया जाता है, जहर देकर मौत की घाट उतार दी जाती है। अगला देखिए, अगला उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं, प्रकाशन वर्ष 1973। इस उपन्यास में एक गरीब परिवार के टूटते बनते संबंधों का चित्रण है। दुर्गादास विमल इस उपन्यास के क्या है तो प्रमुख पात्र है। कौन कौन, दुर्गादास विमल। देखिए इतना बेहतरीन तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम तो राग दरबारी उपन्यास लेकर आए, फिर भी जितने भी इनकी रचनाएं सभी रचनाओं की भी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। अब देखिए इनका एक और उपन्यास है मकान, प्रकाशन वर्ष 1976। इस उपन्यास में प्रशासकीय जड़ता और निष्क्रियता पर तीखा प्रहार है। अगला उपन्यास इनका है पहला पड़ाव। पहला पड़ाव का जो प्रकाशन वर्ष है 1987। इस उपन्यास में
राज मजदूरों, मिस्त्रियों, ठेकेदारों, इंजीनियरों और बेरोजगारों के बीच के जीवन का संघर्ष का इसमें चित्रण है। यानी इस उपन्यास में राज मजदूरों, मिस्त्रियों, ठेकेदारों, इंजीनियरों और बेरोजगारों के जीवन के संघर्ष का चित्रण है। सत्य, यशोदा, बेराब जो एक नेता है, पप्पी, मेम साहब इत्यादि इस उपन्यास के क्या है तो प्रमुख पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला उपन्यास है विश्रामपुर का संत, प्रकाशन वर्ष 1998 ईस्वी। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? राजनीतिक उपन्यास है। यह उपन्यास विनोबा भावे जो प्रसिद्ध हैं, जो भूदान आंदोलन से संबंधित है। इस उपन्यास में विनोबा भावे का भूदान आंदोलन का भी इसमें मतलब इससे संबंधित है, इसमें उसकी कथा है। अगला है राग विराग, रचना काल क्या है? प्रकाशन वर्ष, रचना काल नहीं, प्रकाशन वर्ष 2001। यह श्रीलाल शुक्ल का अंतिम उपन्यास है। राग विराग जो है वो श्रीलाल शुक्ल जी का अंतिम उपन्यास है। इस उपन्यास में दलित विमर्श की प्रेम कथा इत्यादि का इसमें क्या है चित्रण किया गया है। अब चलते हैं कहानी संग्रह में। अभी तो उपन्यास की चर्चा किए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है राग दरबारी उपन्यास है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न कई बार आते रहते हैं और पूरा क्लास देखिएगा क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक मिलने वाला है। वीडियो बढ़ाकर बिल्कुल नहीं देखिएगा क्योंकि जो कुछ आपको हम लेकर आए हैं आप यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको कहीं ऐसा मिलने वाला नहीं है। ये मेरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है और बहुत मेहनत से इसे हम तैयार किए हैं और आपके सम्मुख लाए हैं ताकि आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। देखिए कहानी संग्रह में चलते हैं। यह घर मेरा नहीं, 1979। इसमें कितनी कहानियाँ हैं तो 9 कहानियाँ हैं। दूसरा कहानी संग्रह इनका है सुरक्षा और अन्य कहानियाँ। इसमें कितनी कहानियाँ हैं तो 10 कहानियाँ हैं। तीसरा कहानी संग्रह इनका है इस उम्र में, ये 2003 में आया था। इसमें कितनी कहानियाँ हैं तो 11 कहानियाँ हैं। फिर है 10 प्रतिनिधि कहानियाँ। अब 10 प्रतिनिधि कहानियाँ तो 10 कहानियाँ ही होंगी। ये सभी इनकी क्या है तो कहानी संग्रह है। अब चलते हैं इनके व्यंग संग्रह, जो प्रमुख रूप से व्यंग संग्रह हैं, अधिकतर परीक्षा में आते हैं। अंगद का पाँव, इसमें 20 व्यंग रचनाएं संकलित है। कितनी है तो 20 व्यंग रचनाएं संकलित है, 1958 में आया था। अगला है यहाँ से वहाँ, ये भी एक व्यंग संग्रह है। इसका जो प्रकाशन वर्ष 1970 है। फिर है मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, 1979। उसके बाद है उमराव नगर में कुछ दिन, 1986 और खबरों की जुगाली, 2005। ये सभी क्या है तो खबरों की जुगाली, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, उमराव नगर में कुछ दिन, यहाँ से वहाँ और अंगद का पाँव, ये सभी क्या है तो व्यंग रचनाएं हैं। आगे चर्चा करते हैं आलोचना के क्षेत्र में। तो इनका एक आलोचनात्मक ग्रंथ है अज्ञेय, कुछ रंग और कुछ राग, 1999। इनका एक मात्र क्या है आलोचनात्मक ग्रंथ है जो प्रसिद्ध है, अज्ञेय, कुछ रंग और कुछ राग। अब इन्होंने जीवनी भी लिखी है, तो किन पर लिखी है तो भगवती चरण वर्मा पर और अमृतलाल नागर पर, दोनों पर इन्होंने जीवनी लिखी है। यानी भगवती चरण वर्मा की जीवनी लिखी है और अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है। ये सभी इनके प्रमुख रचनाएं थे। हम अभी देखें इनका संपूर्ण रचनाओं को भी देख लिए जो परीक्षा में अधिकतर आते हैं, और इसके अलावा इनके जितने भी उपन्यास है सभी पर चर्चा किए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं क्योंकि मेरा टॉपिक था आज राग विराग, मेरा टॉपिक था राग दरबारी उपन्यास। अब इस पर चलते हैं, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, सभी पॉइंट को देखेंगे ध्यान से। पहला है राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है तो श्रीलाल शुक्ल हैं। एक एक तथ्य को ध्यान से समझेंगे। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है। राग दरबारी उपन्यास का रचना काल 1964 ईस्वी है। अब यहाँ प्रकाशन वर्ष और रचना काल, इस पर अंतर समझेंगे। जब कोई रचना का लेखन प्रारंभ होता है तो उसे रचना काल माना जाता है, जब से प्रारंभ होता है, जब उसको प्रकाशित किया जाता है तो उसको प्रकाशन वर्ष मानते हैं। तो राग दरबारी उपन्यास का रचना काल 1964 और प्रकाशन वर्ष 1968। अगला, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं तो 35 अध्याय हैं। राग दरबारी उपन्यास का नायक कौन है तो राग दरबारी उपन्यास का नायक रंगनाथ है। राग दरबारी उपन्यास 15 भारतीय भाषाओं में अनुदित है। कितने भारतीय भाषाओं में तो 15 भारतीय भाषाओं में अनुदित है। इसके अलावा अंग्रेजी में भी अनुदित है, अंग्रेजी मिला देंगे तो 16 भाषाओं में अनुदित है। अनुदित मतलब अनुवाद किया हुआ है।
राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव की कथा का वर्णन है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? राग दरबारी एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें शिवपालगंज गांव की कथा का वर्णन है। इस उपन्यास में लेखक शिवपालगंज की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता, भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय, विसंगति इत्यादि का सजीव चित्रण है। इस उपन्यास में लेखक के द्वारा शिवपालगंज के मूल्यहीनता, वहाँ का भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय, विसंगति इत्यादि का सजीव चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज जो है वहाँ की राजनीति और लुच्चों का अड्डा बन गया है, इसकी भी इसमें चर्चा है। इस उपन्यास में एक कॉलेज की चर्चा है। कॉलेज का नाम क्या है? छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। वहाँ की राजनीति और लुच्चों का वो अड्डा बन गया है, इसकी भी इसमें क्या है? चर्चा है। इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच संघर्ष का चित्रण है। इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद का संघर्ष, दोनों के बीच संघर्ष का चित्रण है। अगला पॉइंट है, इस उपन्यास की कथा का आरंभ रंगनाथ के अपने मामा वेद जी के यहाँ शिवपालगंज जाने से होता है। याद रखना, राग दरबारी उपन्यास की कथा का आरंभ जो होता है वह रंगनाथ जो वेद जी का क्या है, वेद जी जो उनके मामा जी हैं उनके यहाँ शिवपालगंज है। और वेद जी का घर कहाँ है? शिवपालगंज। और रंगनाथ अपने मामा के यहाँ शिवपालगंज जाता है, उसी से इस उपन्यास की कथा का प्रारंभ होता है। राग दरबारी उपन्यास में अध्यापकों पर कौन सा दफा लगा हुआ? तो 107 मुकदमा दायर होता है। 107 का मुकदमा है जो राग दरबारी उपन्यास में अध्यापकों पर क्या हुआ है? लागू हुआ है। आगे इसको पूरा डिटेल से जानेंगे। राग दरबारी उपन्यास में एकमात्र नारी पात्र बेला है। कौन है? एकमात्र नारी पात्र बेला है राग दरबारी उपन्यास में। राग दरबारी उपन्यास में वेद जी और रामदीन भिक्खम खेवड़ी के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता, यहाँ पर वह होगा, प्रतिद्वंदता चलती रहती है। यानी राग दरबारी उपन्यास में वेद जी और रामदीन भिक्खम खेवड़ी के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता चलती रहती है। सभी महत्वपूर्ण तथ्य सभी को लेकर आए हैं। राग दरबारी उपन्यास को नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी, देखिए कुछ भी नहीं छोड़े हैं, तो रंगनाथ की वापसी से राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतरण यानी नाटक के रूप में रंगनाथ की वापसी से गिरीश रस्तोगी ने किया। किसने किया? तो गिरीश रस्तोगी ने राग दरबारी उपन्यास को नाट्य रूपांतरण किया और नाम दिया रंगनाथ की वापसी। अगला पॉइंट है, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की दो गुट है। यानी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की जो चर्चा इसमें है, इसमें शिक्षकों की दो गुट की चर्चा है। एक प्रिंसिपल की गुट यानी प्रिंसिपल का अलग गैंग है, और खन्ना का गुट यानी खन्ना मास्टर का भी अलग गैंग है। अगला पॉइंट है, इस उपन्यास की कथा का अंत वेद जी के आदेश पर खन्ना मास्टर का त्याग पत्र देने से होता है। यानी अंत में ऐसा होता है कि खन्ना मास्टर को वेद जी बोलते तुम त्याग पत्र दो, और कुछ समझाते हैं, और समझाने के बाद खन्ना मास्टर त्याग पत्र पर क्या करता है? अपना हस्ताक्षर कर देता है। यह उपन्यास रिपोर्ट ताज शैली में रचित है। किस शैली में रचित है? तो रिपोर्ट ताज शैली में रचित है। राग दरबारी उपन्यास का नायक पात्र रंगनाथ है जो आधुनिक युवा वर्ग का प्रतिनिधि है। राग दरबारी उपन्यास का जो युवा पात्र है, नायक पात्र एक प्रकार से कह सकते हैं, वो कौन है? तो रंगनाथ है जो आधुनिक युवा वर्ग का क्या है? प्रतिनिधि है। जिस विद्यार्थियों को इसका PDF नोट्स चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड CGL का संपूर्ण सिलेबस जिनको चाहिए, यानी झारखंड CGL का संपूर्ण सिलेबस का PDF नोट्स चाहिए, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपूर्ण नोट्स आपको मिलेंगे। अगला है, राग दरबारी उपन्यास समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को नग्न यथार्थ के धरातल पर लाने का प्रयास है। यानी राग दरबारी उपन्यास में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को नग्न यथार्थ धरातल पर लाने का प्रयास है।
उपन्यास के अंत में रंगनाथ दुखित होकर अपने शहर वापस चला जाता है। यानी उपन्यास के अंत में रंगनाथ, क्योंकि रंगनाथ सीपालगंज आता है, वहाँ से राग दरबारी उपन्यास की कथा का प्रारंभ होता है और जब वो वापस अपने घर, अपने शहर चला जाता है तो पुनः इस कथा का अंत हो जाता है। यानी इस कथा का कह सकते हैं कि प्रारंभ रंगनाथ से ही होता है, सीपालगंज आने से, और रंगनाथ का सीपालगंज से जाने से इस उपन्यास का अंत होता है। यानी रंगनाथ सीपालगंज जब आता है तो इस कथा का प्रारंभ होता है, और रंगनाथ जब सीपालगंज से वापस शहर चला जाता है तो ये उपन्यास का अंत हो जाता है कथा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी आपको PDF नोट्स चाहिए तो आपको बता ही दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, टेलीग्राम भी लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ हमारे नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब राग दरबारी उपन्यास में कुछ प्रमुख स्थल हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं जो सबसे प्रसिद्ध है, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की। किसकी चर्चा करते हैं? छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की। सबसे पहले क्या है, इसके प्रबंधक कौन है? तो वेद जी हैं। कौन है? वेद जी हैं। प्रिंसिपल कौन है? तो प्रिंसिपल साहब ही हैं, उनका नाम का जिक्र नहीं है, प्रिंसिपल साहब से ही है। साइंस मास्टर कौन है? तो मोतीराम है। इतिहास मास्टर कौन है? तो खन्ना मास्टर है, जो इतिहास मास्टर है, कभी कभी अंग्रेजी भी पढ़ा लेता है। मालवीय कौन है? तो कॉलेज का अन्य शिक्षक के रूप में है। कौन? यहाँ पर शिक्षक आगे पीछे हो गया, शिक्षक पढ़ेंगे इसको। और गया दिन जो है इस इंटर कॉलेज का प्रबंध समिति का उप सभापति है। गया दिन कौन है? तो उप सभापति है। दूसरा स्थान है चमरही। चमरही स्थान, इस मोहल्ले में चमार लोग रहते थे, इसलिए इस मोहल्ले का नाम दिया गया था चमरही। आगे शिवपालगंज में चुनाव जीतने के 3 तरकीबें की चर्चा है। एक रामनगर स्थान, एक नेवादा स्थान और एक महिपालपुर स्थान। यानी महिपालपुर वाली तरकीब से रिपुन दास सिंह और शत्रुघ्न सिंह का क्या होता है, वहाँ पर चुनाव होता है। नेवादा वाली तरकीब से ब्राह्मण और हरिजन, और महिपालपुर वाली तरकीब से रामधीर और शनिचर के बीच मुकाबला होता है, परंतु शनिचर क्या करता है, ये महिपालपुर वाली तरकीब को अपनाता है और इसी तरकीब से क्या करता है, रामधीन को हरा देता है। यानी ग्राम प्रधान की चुनाव में दोनों के बीच ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जिसमें शनिचर क्या करता है, तो ये महिपालपुर वाली तरकीब को क्या करता है, अपनाकर चुनाव जीत जाता है, ग्राम का यानी सीपालगंज ग्राम का प्रधान बन जाता है। अब चलते हैं पात्र परिचय की ओर, क्योंकि पूरा निचोड़ इसमें आपका है। सबसे पहला पात्र रंगनाथ की चर्चा करते हैं, क्योंकि रंगनाथ राग दरबारी उपन्यास के सबसे प्रमुख पात्र हैं और कहा जा सकता है कि रंगनाथ के आने से राग दरबारी उपन्यास की कथा का प्रारंभ होता है और रंगनाथ के वापस शहर जाने से राग दरबारी उपन्यास की कथा का अंत होता है। तो प्रथम पात्र के रूप में रंगनाथ को ही लिए, प्रमुख पात्र में है। तो राग दरबारी उपन्यास के क्या है, तो नायक हैं। क्या है? नायक हैं। इनके विषय में दूसरा एक अन्याय और भ्रष्टाचार पर अपनी भड़ास निकालने वाला, यानी रंगनाथ जो थे वो अन्याय और भ्रष्टाचार पर अपनी हमेशा भड़ास निकालते रहते थे, हमेशा संघर्ष करते रहते थे, विरोध करते रहते थे। आधुनिक युवा वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। क्या है? तो आधुनिक जो युवा वर्ग है, युवाओं का वर्ग है, उसका ये प्रतिनिधि पात्र है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं रंगनाथ के विषय में सब लेकर आए हैं, परीक्षा में इससे बाहर कहीं से नहीं आ सकता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य रंगनाथ के बारे में, यह अपने मामा के गांव सीपालगंज 5 से 6 महीने की छुट्टियां बिताने के लिए आता है। यानी रंगनाथ जो है वो अपने मामा के यहाँ सीपालगंज गांव है, जिसकी कथा ही है ये राग दरबारी उपन्यास में, 5 से 6 माह की छुट्टियां बिताने के लिए आता है। वेद जी क्या है? तो वेद जी इनके मामा जी हैं। यानी मामा जी को जो चर्चा है ये वेद जी हैं, और वेद जी ही क्या है, तो रंगनाथ के मामा हैं। रंगनाथ मास्टर खन्ना के प्रति सहानुभूति रखता है, क्योंकि आप पूरा उपन्यास अभी आप अंदर पढ़िएगा तो आपको मालूम चल ही जाएगा, फिर भी बता देते हैं। मास्टर खन्ना जो है इसके प्रति जो है रंगनाथ का क्या है, तो सहानुभूति का भाव है। किसके प्रति? तो मास्टर खन्ना के प्रति। अगला पॉइंट, प्रिंसिपल और अपने मामा वेद जी के प्रति गुप्त रूप से विरोध भाव भी रखता है।
यानी याद रखिएगा, खन्ना मास्टर के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है, जबकि प्रिंसिपल और अपने मामा वेद जी के प्रति गुप्त रूप से कहने का मतलब होता है कि खुलकर तो नहीं बोलता है, परंतु गुप्त रूप से मन ही मन विरोध का भाव रखता है। इतिहास से एमए रिसर्च का क्या है तो स्कॉलर है। ये जो है इतिहास से, यानी इनका विषय इतिहास है, इतिहास से एमए रिसर्च स्कॉलर हैं। कौन है तो रंगनाथ। अगला पॉइंट है, रूपन बाबू और बद्री पहलवान जो है इनके ममेरा भाई हैं। क्या है? रूपन बाबू और बद्री पहलवान दोनों भाई हैं और रंगनाथ के क्या है तो ममेरा भाई हैं। खन्ना मास्टर के इस्तीफा पर खन्ना मास्टर के प्रति दुखी होता है। यानी जब खन्ना मास्टर उपन्यास के अंत में जब इस्तीफा दे देता है अपने पद पर, तो ये बात सुनकर रंगनाथ को बहुत ही दुखी होता है। बेला के प्रति दमित वासना की तृप्ति करने वाला पात्र। यानी ऐसा होता है इस उपन्यास में कि बेला रात्रि के समय जब छत पर रंगनाथ अकेला सोया हुआ रहता है, परंतु बेला को पता नहीं चलता है कि वहाँ पर रंगनाथ है या फिर रूपन है, क्योंकि रूपन जो है वो बेला, यानी बेला रूपन एक दूसरे को प्रेमी प्रेमिका है। तो बेला रूपन सोचकर ये रंगनाथ के पास आता है और गलती से एक प्रकार से कह सकते दमित वासना एक प्रकार से समझ ही सकते हैं, और धोखे से वो बेला रंगनाथ को रूपन समझकर उसके प्रति प्रेम करती है। जब उसे पता चलता है कि जिस पुरुष के पास हम प्रेम और लिप्सा में है, जिसके पास हम बैठे हैं, जिसके पास हम सटे हुए हैं, वो कोई और नहीं, वो मतलब वो रूपन नहीं कोई और है, तो बेला फिर वहाँ से क्या होती है, भाग जाती है। इसलिए कहा गया है बेला के प्रति दमित वासना की तृप्ति करने वाला पात्र। ये धोखे से होता है बेला से। अगला, आधुनिक युवा पीढ़ी का बुद्धिजीवी पात्र है। आधुनिक युवा पीढ़ी का क्या है तो बुद्धिजीवी पात्र है। खन्ना के इस्तीफा देने के बाद उसका स्थान ग्रहण करने से इनकार कर देता है। जब खन्ना अंतिम में इस्तीफा देता है, खन्ना भी इतिहास से ही के ही शिक्षक थे, जब वे इस्तीफा दे देते हैं तो प्रिंसिपल रंगनाथ को बोलता है कि तुम उसके स्थान पर क्या करो, स्थान ग्रहण कर लो और इतिहास का शिक्षक बन जाओ, परंतु यह इनकार कर देता है। सीपालगंज आते वक्त ट्रक ड्राइवर के कहने पर चपरासी को 2 रुपये देता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। आप राग दरबारी उपन्यास पढ़िएगा तो ये प्रारंभ में ही हुआ है। जब वो सीपालगंज आता है तो ट्रक ड्राइवर के कहने पर चपरासी को 2 रुपये देता है। उपन्यास के अंत में रंगनाथ पुनः अपनी शहर चला जाता है। यानी उपन्यास के अंत में वो अपने शहर को चला जाता है। यानी प्रारंभ कर सकते हैं, उपन्यास का प्रारंभ रंगनाथ के सीपालगंज गांव आने से होता है और उसे सीपालगंज से वापस लौटने से इस उपन्यास की कथा का अंत हो जाता है। यानी प्रारंभ और अंत कहो तो ये रंगनाथ से ही होता है। इसीलिए कहा जा सकता है रंगनाथ जो है इस उपन्यास के क्या है तो नायक है। अब दूसरे पात्र हैं वेद जी। ये भी कह सकते हैं कि इस उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण पात्र के रूप में है, क्योंकि पूरा उपन्यास जो है, ये जो इसका नाम जो राग दरबारी रखा गया है, ये कह सकते हैं कि ये इस राग दरबारी के जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो मुखिया है, एक प्रकार से राजा है, वो कौन है तो ये वेद जी ही हैं। यानी सीपालगंज के राजा मान सकते इनको। तो राग दरबारी उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, कौन है तो वेद जी। वेद जी जो हैं वो राग दरबारी उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। इनका चरित्र कैसा है? इनका चरित्र दोगला चरित्र है। बोगला भगत, राजनेता और भ्रष्टाचार की मूर्ति है, परंतु बाहर से अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मेरा जो स्वभाव है बहुत ही अच्छा है। यानी बाहर से कह सकते हैं कि बाहर से दिखाने में तो ऐसे इनका विचार रहता है मानो कितने अच्छे हैं, परंतु अंदर से इनका जो चरित्र वो कैसा है तो दोगला चरित्र है। बोगला भगत, राजनेता हैं और भ्रष्टाचार की मूर्ति हैं, परंतु दिखावे में अपने आप को दिखाते कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। राग दरबारी उपन्यास का खलनायक पात्र है। एक प्रकार से खलनायक पात्र मान सकते हैं वेद जी को, क्योंकि पूरा उपन्यास एक प्रकार से, जिस प्रकार आप गोदान उपन्यास पढ़े थे तो गोदान उपन्यास में आप राय साहब को पढ़े थे, वो बाहर से कुछ थे पर अंदर से रंगे सियार थे, उसी प्रकार कह सकते हैं कि ये राग दरबारी उपन्यास में वेद जी भी हैं। अगला पॉइंट, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के वास्तविक प्रधान हैं। यानी वेद जी जो हैं वो छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के वास्तविक क्या हैं तो वास्तविक प्रधान है। सहकारिता समिति के मैनेजर भी हैं। यानी सहकारिता समिति जो है उसके मैनेजर भी कौन है तो वे वेद जी ही हैं। रंगनाथ के मामा और रूपन बाबू और बद्री पहलवान के पिता हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। रंगनाथ के मामा है, आपको
पहले ही बता दिए। और रूपन बाबू और बद्री पहलवान के पिता है, यानी रूपन बाबू जो है वो वेद जी का छोटा लड़का है और बद्री पहलवान जो है वो वेद जी का बड़ा लड़का है। अगला पॉइंट है सीपालगंज की पूरी शासन व्यवस्था इनके इशारों पर चलती है, यानी सीपालगंज गांव की जो पूरी शासन व्यवस्था है वो सारी शासन व्यवस्था किनके इशारों पर चलती है, तो वेद जी के इशारों पर चलती है। इनकी उम्र 62 साल है। कितनी है? 62 साल। पेशा से एक वेद्य हैं, वेद्य तभी तो इनका नाम वेद जी रखा गया है। पेशे से वेद्य हैं, एक प्रकार से डॉक्टर कह सकते हैं, वेद्य हैं यानी जड़ी बूटी से इलाज करने वाले। इनका इलाज करने के 2 नुस्खे हैं। क्या नुस्खे हैं? तो नुस्खे को देखें। पहला बोलते हैं कि गरीबों का मुफ्त इलाज करना, यानी गरीबों को क्या करते हैं? मुफ्त इलाज करते हैं और इलाज के बाद ठीक नहीं होने पर पैसा वापस कर देते हैं। यानी इनका इलाज करने के 2 नुस्खे जो बताए गए हैं, गरीबों का मुफ्त इलाज करना और इलाज के बाद अगर ठीक नहीं होने पर पैसा वापस कर देना। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे थे सभी को लेकर आए यहाँ पर। अगला पॉइंट है ये अपनी चमचों के आतंक द्वारा चुनाव जीत ये अपने चमचों के आतंक द्वारा क्या करते? चुनाव जीत जाते। इनके चमचों यानी इनके जो आगे पीछे चमचे थे जो कभी बंदूक के डर दिखाया करते थे, तो उन्हीं के आतंक के बल पर क्या करते? दोबारा मैनेजरी का चुनाव क्या करते हैं? जीत जाते हैं। सबके सामने आदर्शवादी गांधीवादी बनना, जबकि अंदर से भ्रष्टाचार के साक्षात पुतला थे। यानी सबके सामने अपने आप को ये आदर्शवादी गांधीवादी मानते हैं, जबकि अंदर से क्या है? तो अंदर से जो है वेद जी भ्रष्टाचार के साक्षात पुतला है। अगला पात्र महत्वपूर्ण पात्र है रूपन। रूपन बाबू जो है वेद जी के छोटा पुत्र हैं। उम्र इनकी कितनी बताई गई है? 18 वर्ष। रंगनाथ का ममेरा भाई, ऊपर भी हम चर्चा कर ही चुके हैं। रंगनाथ के क्या है? तो ममेरा भाई। बेला से प्रेम करने वाला, यानी बेला के प्रेमी कौन है? तो रूपन बाबू ही है। 10वें दर्जे में कई वर्षों से पढ़ने वाला, यानी ऐसा होता है कि रूपन बाबू एक ही दर्जे यानी 10वें दर्जे में कई वर्षों से पढ़ रहे हैं, यानी इनको 10वें दर्जे से आगे के दर्जे में जाने का भी मन नहीं है, इसलिए एक ही दर्जे में बने हुए हैं। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज में छात्रों के युवा नेता है। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज जो है उसमें छात्रों के क्या है? तो ये युवा नेता है। अगला, वह चोरी करने वाला आदमी, प्रिंसिपल और थाने का दरोगा सबको चोर ही समझता है। यानी जो रूपन बाबू है वह चोरी करने वाला आदमी हो या प्रिंसिपल हो या थाने का दरोगा, देखिए चोरी करने वाला आदमी को, चोरी करने वाला आदमी चोर होता ही है, परंतु प्रिंसिपल और थाने के दरोगा को भी क्या समझता है? तो सभी को जो है रूपन बाबू क्या समझते हैं? तो सभी को चोर ही समझते हैं। अगला पॉइंट, वेद जी प्रिंसिपल, बद्री, पहलवान, शनिचर इत्यादि से उपन्यास के अंत में दुश्मन हो जाता है, यानी हो जाता है समझिएगा, उसके बारे में कहा गया है, इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी उपन्यास के अंत में क्या होता है? वेद जी जो उनके पिता हैं, प्रिंसिपल, बद्री पहलवान जो उनका बड़ा भाई है, शनिचर, इस सभी से उपन्यास के अंत में क्या हो जाते हैं? तो सभी से इनका दुश्मनी हो जाता है। बद्री और बेला का विवाह की खबर सुनकर बेचैन हो जाता है, यानी रूपन बाबू जो हैं वो बद्री और बेला का विवाह सुनकर क्या हो जाते हैं? तो बेचैन हो जाते हैं। उपन्यास के अंत में इनके पिता वेद जी इसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, यानी उपन्यास के अंत में ऐसा होता है कि इनके पिताजी जो वेद जी हैं वे इसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं और सारी जायदाद किनके नाम कर देते हैं? तो बद्री पहलवान के नाम कर देते हैं। अगला महत्वपूर्ण पात्र है बद्री पहलवान, वेद जी का बड़ा पुत्र, वेद जी के इच्छा के अनुसार चलने वाला पात्र, वेद जी के चापलूसी करने वाला पात्र, भ्रष्टाचार और षड्यंत्र में सहयोग भी करने वाला पात्र, यानी वेद जी की चापलूसी भी करता है अपने पिता की और भ्रष्टाचार और षड्यंत्र दोनों में पिताजी का क्या करता है? तो सहयोग करता है। कौन? तो बद्री पहलवान। अगला पॉइंट, सीपालगंज में पहलवानों के अखाड़े का क्या है? तो मालिक है। यहाँ थोड़ा सा कट गया है। सीपालगंज में जितने भी पहलवानों के, सीपालगंज में पहलवानों का जो अखाड़ा है उसका मालिक कौन है? तो बद्री पहलवान है। छोटा पहलवान इनका क्या है? शिष्य है। ऐसी इनके 3 शिष्य की चर्चा हुई है, उपन्यास को पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा। तो
बद्री पहलवान के 3 शिष्य की चर्चा, लेकिन जो शिष्य हमेशा बना हुआ है वो छोटा पहलवान है, इनका जो शिष्य है। चोरी, डकैती, मारपीट, बलात्कार, गैर कानूनी हथियार रखने में माहिर है। यानी बद्री पहलवान जो है वो चोरी, डकैती, मारपीट, बलात्कार यानी गैर कानूनी हथियार रखने में भी क्या है, माहिर है। आगे बेला से जबरन विवाह करने की घोषणा भी करता है। यानी बेला से जबरन विवाह करने की भी घोषणा कौन करता है, तो बद्री पहलवान करता है। इसका सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, तो बद्री पहलवान का सिद्धांत है जिसकी लाठी उसकी भेष। क्या सिद्धांत है, जिसकी लाठी उसकी भेष। उपन्यास के अंत में वेद जी अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकार और कॉलेज समिति का मैनेजर नियुक्त करते हैं। किसे, तो बद्री पहलवान को, क्योंकि उपन्यास के अंत में अपने बड़े छोटे पुत्र को सारे जायदाद से बेदखल कर देते हैं। सब कुछ किसे दे देते हैं, तो सारी संपत्ति का उत्तराधिकार यानी आने वाला समय में इसी के अधिकार में होगा, और कॉलेज समिति का मैनेजर भी बद्री पहलवान को नियुक्त कर देते हैं। अगला महत्वपूर्ण पात्र है शनिचर। वेद जी का खास आदमी और हर वक्त वेद जी के चापलूसी करता है। शनिचर का वास्तविक नाम मंगल है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। शनिचर का वास्तविक नाम क्या है, तो मंगल है। यह चरित्र में अव्वल दर्जे का मक्कार है, और चरित्र में कैसा है, तो अव्वल दर्जे का क्या है, तो मक्कार है। मक्कार मतलब तो जान ही लिए है। मेले में अक्सर लड़कियों को छेड़छाड़ भी करता है। जब भी मेला जाता है तो शनिचर लड़कियों को मेले में क्या करता है, छेड़छाड़ करता है। इसका विरोध भी रंगनाथ करते हैं, परंतु कहता है ये मेले में होता है, ऐसा मत सोचना, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। आगे शनिचर वेद जी का कृपा से चुनाव जीत जाता है। कौन सा चुनाव, तो ग्राम सभा का चुनाव जीत जाता है और ग्राम सभा का प्रधान बन जाता है, यानी सभापति बन जाता है। पहले अफीम बेचता था, परंतु अब अफीम छोड़कर क्या एक दुकान खोल लिया है। यानी शनिचर पहले अफीम बेचा करता था, परंतु अब क्या कर लिया है, तो जब ये चुनाव जीत गया तो चुनाव जीतने के बाद ग्राम सभा का, सिपालगंज ग्राम सभा का जब ये प्रधान बन गया, सभापति बन गया, तो क्या खोल लिया है, तो दुकान खोल लिया है। अगला पात्र है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है, तो छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल। वेद जी की तरह लालची भ्रष्टाचारी पात्र, मास्टर खन्ना से द्वंद्व का भाव रखने वाला, यानी हमेशा मास्टर खन्ना से इनका द्वंद्व का भाव रहता है। वेद जी का कृपा से छंगामल इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ है, यानी छंगामल इंटर कॉलेज जो है, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, इसका प्रिंसिपल भी किसकी कृपा से है, तो वेद जी की कृपा से, वेद जी की कृपा से। आगे वेद जी के दरबार में रोजाना हाजिरी लगाने वाला और उनके तलवे चाटने वाला, यानी ये प्रतिदिन जो है प्रिंसिपल वेद जी के दरबार में क्या करता है, तो हाजिरी लगाता है, प्रत्येक दिन उसके यहाँ जाता है, वेद जी के यहाँ जाता है, और उनका तलवे चाटने वाला, यानी उनके कहने वो जो कहते वही करने वाला पात्र। राग दरबारी उपन्यास में रंगे सियार सचरित्र, यानी राग दरबारी उपन्यास में रंगे सियार सा इसका क्या है, तो चरित्र है। वेद जी के साथ भ्रष्ट राजनीति करने वाला और खन्ना मास्टर को विद्यालय से त्याग पत्र देने पर मजबूर करने वाला पात्र, यानी खन्ना मास्टर अंत में, उपन्यास के अंत में वेद जी के कहने पर विद्यालय से त्याग पत्र देता है, और ये सारा कुछ किसके कहने पर होता है, तो खन्ना मास्टर के कहने पर ही होता है। प्रश्न आ सकता है कि खन्ना मास्टर का किसके साथ प्रतिद्वंद्व था, तो याद रखना खन्ना मास्टर का प्रिंसिपल के साथ या प्रिंसिपल का खन्ना मास्टर के साथ। दोनों छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के अध्यापक के रूप में थे। वही प्रिंसिपल के पद पर था, जबकि ये शिक्षक के पद पर थे। खन्ना के त्याग पत्र देने पर अंदर से बहुत खुश होता है। जब खन्ना त्याग पत्र दे देता है तो अंदर से जो है प्रिंसिपल बहुत खुश होता है। आगे इसके ऊपर 4 बहनों की शादी का भी बोझ है, यानी प्रिंसिपल के ऊपर 4 बहनों की शादी का भी बोझ है। उनकी 4 बहनें जो अभी तक कुंवारी है उनकी शादी भी करनी, ये सारी बोझ किसके ऊपर है, तो खन्ना मास्टर प्रिंसिपल के पास है। आगे इनके 2 गुण प्रसिद्ध हैं। पहला गुण फर्जी हिसाब किताब करने में माहिर, यानी प्रिंसिपल जो है वो फर्जी हिसाब किताब करने में माहिर है। अब गुस्सा होने पर, याद रखना ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि प्रिंसिपल गुस्सा होने पर किस भाषा में गालियां देता है, तो याद रखना अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी भाषा में। उपन्यास के अंत में यह रंगनाथ को खन्ना मास्टर की जगह इतिहास का शिक्षक पद ग्रहण करने को कहता है, जिसे रंगनाथ क्या करता है, इनकार कर देता है।
कह सकते हैं कि संपूर्ण उपन्यास में प्रिंसिपल का चरित्र कैसा रहा है, तो दोगला चरित्र रहा है। अगला पात्र है गयादीन। गयादीन छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति का उपसभापति है। क्या है? उपसभापति है। भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण के विरोध भी करने वाला पात्र है। यानी भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण का भी विरोध करने वाला पात्र है, परंतु परिस्थिति के आधार पर ही चलता है। यानी एक तरफ भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण का विरोध भी करता है, परंतु एक तरफ जैसा परिस्थिति है उसके आधार पर भी चलता है। यानी विरोध भी करता है, चलता भी है, कहता है कि अब जैसा जमाना आ गया उसके आधार पर हमें चलना ही होगा, ये भी कहता है। और बेला का क्या है, तो पिता। बेला का पिता। बेला कौन है, तो पता है, बेला एकमात्र स्त्री पात्र कह सकते हैं इस उपन्यास में है, तो बेला का पिता। इनका सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? पानी की धार के साथ बहा करो, धार के विपरीत तैरना खतरनाक है। ये बोलते हैं जैसा पानी का धार चल रहा है उसी में बहा करो, अर्थात जैसा भी समय आ गया है, जैसा जमाना आ गया है, जैसा चल रहा है उसी प्रकार चलो, यानी उसके विपरीत तैरना क्या है, उसके विपरीत जाना क्या है, तो खतरनाक है। इसलिए भ्रष्टाचार वगैरह का विरोध भी करते हैं। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, तो फिर वो कहते हैं कि उसी के आधार पर चलना ही होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो चारों ओर व्याप्त है, वो समाप्त नहीं हो सकती, तो उसके विपरीत जाना भी क्या है, हमारे लिए खतरनाक है। इसीलिए बोलते हैं पानी की धार के साथ बहा करो, धार के विपरीत तैरना खतरनाक है। अगला पात्र है लंगड़। सीपालगंज से 5 कोस दूर गांव का रहने वाला, बीवी के मरने के बाद लड़कों से नाराज होकर अकेलापन में रहता है। यानी बीवी के मरने के बाद लड़कों से नाराज होकर क्या होता है, अकेलापन में रहता है। अन्याय, अनीति, भ्रष्टाचार का भी विरोधी है। धर्म और सत्ता की लड़ाई में निरंतर संघर्ष कर ही रहा है, परंतु हार नहीं मान रहा है। एक प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ है, नकल वाला। याद रखना, नकल वाला जब भी प्रश्न पूछ दे किससे जुड़ा हुआ है, नकल वाली बात हो, तो नकल वाला जो प्रश्न जुड़ा हुआ है वो लंगड़ से ही जुड़ा हुआ है। अगला पात्र खन्ना मास्टर। छंगामल इंटर कॉलेज में इतिहास के शिक्षक हैं। छंगामल इंटर कॉलेज में एक शोषित शिक्षक हैं। इनका चरित्र ईमानदारी, अपने अधिकारों पर सजग है। और इनका द्वंद्व तो आपको पता ही किसके साथ है, तो खन्ना मास्टर के साथ है। ये स्वभाव से बहुत जिद्दी हैं। छंगामल इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बनने की इनकी इच्छा रखते हैं, परंतु प्रिंसिपल के कारण यह पूरा नहीं हो पाता है। फिर है अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण, कुटिल राजनीति के प्रति विरोध भी करते रहते हैं, परंतु कोई लाभ तो नहीं होता, परंतु हमेशा विरोध करते रहते हैं। उपन्यास के अंत में इनका उग्र रूप और कायर सी हो जाती है, यानी इनका उग्र रूप हो जाता है और कायर सी रूप हो जाता है, और उपन्यास के अंत में वेद जी के कहने पर क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। उपन्यास के अंत में त्याग पत्र वेद जी के कहने पर दे देते हैं। अगला पात्र है रामाधीन भीखम खेवड़ी। रामाधीन भीखम खेवड़ी। रामधीन अफीम का व्यापार करता था। अफीम के व्यापार में एक बार गिरफ्तार भी होते हैं। यानी रामधीन कहीं रामधीन है, एक ही पढ़ समझ लीजिएगा, वही है रामधीन। अफीम के व्यापार में एक बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इनका वेद जी के साथ हमेशा क्या रहा है, तो रामधीन जी का जो है वेद जी के साथ हमेशा क्या रहा है, तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता हमेशा रहा है। किनके साथ, तो वेद जी के साथ। भीखम खेड़ा। भीखम खेड़ा गांव के रहने वाला पात्र है। इनका गांव क्या है, तो भीखम खेड़ा है। शायरी के क्षेत्र में बहुत ही लगाव है, और शायरी जानते, शायरी शायर यानी शायरी के क्षेत्र में बहुत ही लगाव है, बहुत ही दिलचस्पी लेते हैं। अब कुछ गौण पात्रों को देख लेते हैं। प्रमुख पात्र थे जो हमेशा बने हुए पूरा उपन्यास में। अब गौण पात्रों में चलते हैं। बेला, गयादीन की 20 वर्षीय अविवाहित पुत्री। किसी पुत्री है, अविवाहित है, इसका विवाह नहीं हुआ है। और रूपन बाबू की क्या है, तो प्रेमिका है। बख्तार सिंह दरोगा का गुरु है। झगरू और मंगरू द्वारा इसकी पिटाई होती है। किसके द्वारा, तो झगरू और मंगरू द्वारा इसकी पिटाई होती है। झगरू मंगरू दरोगा बख्तार सिंह को पीटने वाले पात्र हैं। ये सब गौण पात्र हैं। मास्टर मोतीराम कौन है, तो छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज में साइंस का शिक्षक है। किसका है, साइंस का शिक्षक है। और इनके बारे में और है, ये इनका आटा चक्की है, याद रखिएगा, आटा चक्की, इसकी भी चर्चा है। बीच क्लास में छोड़कर अपनी आटा चक्की को चलाने के लिए चले जाते हैं बार बार।
मालवीय छंगामल कॉलेज में 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले पात्र हैं। मुन्नू कौन है? आटा चक्की की दुकान, इसका भी एक आटा चक्की की दुकान है। इसका प्रतिद्वंद आटा चक्की से के रूप में किसके साथ होता है? तो मास्टर मोतीराम के साथ होता है। क्लर्क प्रिंसिपल का खास आदमी छंगामल कॉलेज का क्लर्क है। रामस्वरूप विसिपालगंज का एक नामी चोर है, 14 वर्षीय बाल अपराधी है, यानी 14 वर्ष में ही इसके ऊपर बाल अपराध का भी हो चुका है, यानी 14 वर्ष में ही अपराध कर चुका है रामस्वरूप। ठाकुर दूरबीन सिंह एक क्रांतिकारी व्यक्ति है। बहराम चोट्टा कौन है? तो पुराने जमाने का चोर है। वकील मारपीट मुकदमे में हर पेशी को 50 रुपया लेता है, यानी वकील जो है मारपीट का कोई भी मुकदमा उसके पास जाता है तो हर पेशी से कितना लेता है? तो हर पेशी से मतलब जब जब पेशी होती तब 50 रुपया लेता है। सिंह साहब जिला बोर्ड के सेक्रेटरी इंस्पेक्टर, छूत की बीमारी के विशेषज्ञ। आगे है जोगनाथ, तीन पत्ते के खेल में माहिर और गिरफ्तार भी हो चुका है। इनकी गिरफ्तारी भी होती है जब पूरा उपन्यास का, क्योंकि आगे आपको हम पूरा कथा का विस्तार करेंगे एक एक परिच्छेद में, वो भी बहुत ही संक्षिप्त में, और सब कुछ यानी कुछ भी छूटेगा भी नहीं, क्योंकि राग दरबारी उपन्यास बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा था सर। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आ रहा था सर कि राग दरबारी उपन्यास लेकर आएँ, क्योंकि पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ें। तो इस क्लास को पढ़ने के बाद निश्चित है कि आपको राग दरबारी उपन्यास में कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, और या आपके दिमाग में जो चल रहा है कि राग दरबारी उपन्यास बहुत ही कठिन है, वो भी आपके दिमाग से हट जाएगा। आगे कुशर प्रसाद छोटे पहलवान का पिता है, और छोटे पहलवान तो इसको कई बार पीटता भी रहता है अपने पिता को ही। बलराम सिंह जो है छंगामल इंटर कॉलेज के मेंबर है। पिस्तौल के बल पर वेद जी को पुनः कॉलेज की मैनेजरी दिलवाता है। वेद जी का खास आदमी है, यानी जब छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज में जब मैनेजरी का चुनाव होता है, विद्यालय मैनेजरी का, कॉलेज मैनेजरी का, तो ये क्या करता है? पिस्तौल के बल पर क्या करता है? जबरन वोट डलवा देता है दूसरे से, और पुनः वेद जी क्या बन जाते हैं? तो छंगामल इंटर कॉलेज के वो वेद जी फिर से मैनेजर बन जाते हैं। इसके घोड़े का नाम चेतक है। शायद प्रश्न आ जाए कि बलराम सिंह के घोड़े का नाम क्या है? तो बलराम सिंह के घोड़े का नाम जो है वो चेतक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कलिका प्रसाद शनिचर का साथ देने वाला पात्र है। पंडित राधेलाल सीपालगंज में रहने वाला अन्य पात्र है। लोग इसे काना कहते हैं। लोग क्या बोलते हैं? पंडित राधेलाल को काना बोलते हैं। बैजनाथ पंडित राधेलाल का चेला है। फिर है डिप्टी डायरेक्टर, छंगामल कॉलेज के जांच करने वाले, जो जांच करने के लिए आते हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं डिप्टी डायरेक्टर, वे छंगामल कॉलेज के जांच करने वाले आते हैं, वही है। तो जितने 29 पात्रों को देखे, सभी पात्र, कुछ पात्र महत्वपूर्ण पात्र थे, कुछ पात्र क्या थे? तो कुछ पात्र गौण पात्र थे। अब चलते हैं, जिन विद्यार्थियों को इसका PDF नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी JSSC वर्तमान में JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, उसका संपूर्ण पेपर 2 हिंदी का, यानी पेपर टू हिंदी का अगर नोट्स लेना हो तो मेरे पास उपलब्ध है। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपको पेपर 2 हिंदी का क्या करेंगे, पूरा संपूर्ण नोट्स देंगे। पेड है, उसके लिए कुछ आपको पेड भी करने पड़ेंगे। आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। चलिए अगला अब चलते हैं। अब मेरा अगला पॉइंट क्या, अभी तो हम पात्र परिचय को देखें। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, परंतु वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा संपूर्ण निचोड़ इसमें है। अब राग दरबारी उपन्यास में विभिन्न पात्रों को किसने क्या कहा वो लेकर आए, यानी राग दरबारी उपन्यास में जो भी विभिन्न महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको किसने क्या कहा। तो वेद जी को, सबसे पहले वेद जी को ही लेते हैं। तो लंगड़ ने बापू कहा, कलर्क ने चाचा कहा, और गया दिन ने क्या कहा? नरक का कीड़ा मकोड़ा कहा। गया दिन ने क्या कहा? नरक का कीड़ा मकोड़ा कहा। ये कब कहा है? क्योंकि वेद जी गया दिन की पुत्री बेला से अपने पुत्र बद्री पहलवान का विवाह करना चाहते हैं, परंतु गया दिन मना कर देता है। रंगनाथ को किसने क्या कहा? प्रिंसिपल ने गधा कहा, बद्री पहलवान ने सुअर कहा, और रूपन ने रंगनाथ दादा कहा। किसको? तो रंगनाथ को। मास्टर खन्ना को
वेद जी क्या बोलते हैं? नवयुवक। प्रिंसिपल कमीना, कमीना तो बोलेगा क्योंकि दोनों में द्वंद्व चलता था तो कमीना तो बोल देगा ही। और रंगनाथ क्या बोलता है? लबाड़िया बोलता है। क्या बोलता है? लबाड़िया। प्रिंसिपल को किसने क्या कहा? तो रूपन ने प्रिंसिपल को हरामी और तिस्मारखां कहा। तिस्मारखान और हरामी किसने कहा? तो रूपन ने कहा। अब रूपन बाबू को किसने क्या कहा? तो बद्री पहलवान नेता कहते हैं, उसके भाई हैं। गयादीन साढ़ कहता है, जबकि गयादीन की पुत्री बेला, गयादीन की पुत्री जो है बेला, बेला से रूपन बाबू क्या करते थे? प्रेम करते थे। बेला भी रूपन बाबू से प्रेम करती थी, परंतु गयादीन क्या बोलता है? रूपन बाबू को साढ़ बोलता है। वेद जी क्या बोलते हैं? विश्वासघाती। ये उपन्यास के अंत में बोलते तुम विश्वासघाती हो और मैं अपनी सारी जायदाद से तुम्हें बेदखल करता हूँ। और रंगनाथ क्या बोलता है? पक्का तिकड़मी बोलता है। पक्का तिकड़मी। ये कुछ पात्र महत्वपूर्ण थे जिसको कुछ कहा गया है अलग अलग पात्रों द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी कथा आनी बाकी है। वीडियो क्लास बीच में छोड़िएगा तो आपको ही नुकसान है। अब चलते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट हम लेकर आए हैं आपको, तो हमारा जो इसका डिस्क्रिप्शन में अलावे इसका जो फ्लैशबैक्स में जो लगा हुआ फ़ोटो है जिसको आप देख के जान ही लिए होंगे कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तब चलिए राग दरबारी उपन्यास की गीत योजना को देख लेते हैं। राग दरबारी उपन्यास की गीत योजना क्या है, किसने कौन सा गीत गाया। सबसे पहले चर्चा करते हैं रामधीन द्वारा, बद्री पहलवान द्वारा आटा चक्की लगाए जाने पर रामधीन भीम खेवड़ी क्या बोलता है? भिखम खेवड़ी वो बोलता है, क्या करिश्मा है एक रामधीन भिखम खेवड़ी, क्या करिश्मा है एक रामधीन भिखम खेवड़ी, खोलने कॉलेज चले आटे की चक्की खुल गई। ये रामधीन भिखम खेवड़ी बद्री पहलवान के बारे में कहता है कि खोलने कॉलेज चले और आटे की चक्की खुल गई। आगे है, अब रामधीन एक और वेद जी के पत्र में कहते हैं, रामधीन भिखम खेवड़ी का वेद जी से हमेशा क्या चलता है? राजनीतिक प्रतिद्वंदता चलता है। तो बहुत दिनों से कह सकते हैं कि कॉलेज में मैनेजरी का चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए वो पत्र के द्वारा ही वेद जी को बोलते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये किसको बोलते हैं? तो वेद जी के पत्र लिखते हैं, उसमें ये शायरी लिखते हैं। आगे कोई नौजवान द्वारा यह गाया गया है या यह कहा गया, तेरी बातों से जाहिर मुझे यह हुआ, तेरी बातों से जाहिर मुझे यह हुआ, इश्क तेरा रहा किसी कंगाल से, इश्क तेरा रहा किसी कंगाल से। सभी शायर जैसा ही लग रहे हैं। आगे देखिए, गया दिन द्वारा भी एक प्रश्न नारा लगाया गया है, क्योंकि गया दिन के यहाँ जब से चोरी हुआ था, गया दिन के यहाँ जब से चोरी हुआ था, गया दिन का व्यापार था, कपड़े का व्यापार था, जब से उसके यहाँ सारे कपड़े चोरी हो गए थे, तब से वो नारा लगाता था, जागते रहो। क्या लगाता था? जागते रहो, एक चवन्नी चांदी की, जय बोल महात्मा गांधी की। ये हमेशा गया दिन नारा लगाते रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है छोटे पहलवान द्वारा कहा गया है, क्योंकि पहलवान है तो बजरंग बली का ही तो नाम लेगा ना। तो छोटा पहलवान द्वारा कहा है, बजरंग बली मेरी नाव चली जरा बल्ली कृपा लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली जरा बल्ली कृपा लगा देना बजरंग बली। ये छोटे पहलवान द्वारा कहा गया है। इसके बाद आगे देखिए, गीत योजना में बाबा जी के दरबार में कीर्तन मंडली द्वारा गाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी है। बाबा जी के मंडली में, बाबा जी का दरबार में कीर्तन मंडली जो कीर्तन कर रहे हैं, और उसी कीर्तन मंडली में यह गीत को गाया गया है, लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में भरमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। आपको शायद पता होगा, इस पर फिल्म में सॉन्ग भी बन चुका है, लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में भरमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये बाबा जी का दरबार है जहाँ पर कीर्तन मंडली कीर्तन कर रहे हैं, इस गीत को गा रहे हैं। फिर एक और गीत है, उन्हीं बाबा मंडली में एक और गीत गाया गया है। फिर उसी गीत का जवाब में, लेके पहला पहला प्यार, यहाँ हो जाएगा भर के, क्या हो जाएगा? भर के। लेके पहला पहला प्यार भर के ग्वालों का संसार, मथुरा नगरी में आया है कोई वंशीधर। ये भी बाबा जी के दरबार में कीर्तन मंडली द्वारा गाया गया गीत है।
अगला है लोगों द्वारा गाया गया है, उधर देखती है इधर देखती है, ना जाने किधर से किधर देखती है। ये लोगों द्वारा गाया गया है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण गीत है जो बेला के पत्र में, बेला के जो प्रेम पत्र रूपन को भेजा गया था, उस प्रेम पत्र में बेला के द्वारा यह गीत को लिखा गया है। ओस जाना बेदर्दी बालमा, तुमको मेरा मन याद करता, चांद को क्या मालूम चाहता कोई चकोर है, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो। ये भी आप शायद ये भी गीत सुने होंगे, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो। ये बेला द्वारा गाया गया, बेला द्वारा यह पत्र में लिखा हुआ गीत है। बेला किसको पत्र में लिखती है? तो रूपन बाबू को पत्र लिखती है और इस पत्र में इस प्रेम गीत को लिखती है। चलिए, अभी तक जितने महत्वपूर्ण पात्र परिचय को देख लिए, गीत योजना देख लिए, और भी जितने भी महत्वपूर्ण पात्र थे उनको किसने क्या क्या कहा वो देख लिए। इसके अलावे भीष्म साहनी का संपूर्ण जीवन परिचय देख लिए। इसके अलावे राग दरबारी उपन्यास में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको भी देख लिए। अब संपूर्ण कथा सार की ओर चलते हैं। अध्याय 1, एक अध्याय में जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं सब पर चर्चा किए हैं। एक अध्याय पर चलेंगे। अध्याय 1 में देखिए, उपन्यास की कथा का आरंभ शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता है। यानी शहर का किनारा, और शहर का किनारा छोड़ते ही क्या शुरू हो जाता है? भारतीय देहात का महासागर, यानी गांव शुरू हो जाता है। भारतीय देहात यानी गांव की बात हो रही है, गांव शुरू हो जाता है। रंगनाथ अपने मामा के यहाँ सीपालगंज छुट्टियां बिताने 5 से 6 महीने के लिए एक ट्रक से जा रहा है। किससे जा रहा है? एक ट्रक से जा रहा है। ट्रक ड्राइवर से रंगनाथ 15वें मील पर उतरने की बात कहता है। यानी ट्रक ड्राइवर से कहता है रंगनाथ कि मैं 15वें मील पर सीपालगंज गांव में क्या करूंगा? उतर जाऊंगा। रंगनाथ शहर का रहने वाला है और सीपालगंज गांव में देहाती जीवन व्यतीत करने जा रहा है, और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाने के लिए गांव जाने के लिए वो फैसला लिया था, इसलिए सीपालगंज जा रहा है। रास्ते में ट्रक की चेकिंग होती है, जिसमें ट्रक के 40 दोष निकाल दिए जाते हैं, परंतु समय के अभाव के कारण ड्राइवर को माफ कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। ट्रक ड्राइवर के कहने पर स्टेशन के चपरासी को रंगनाथ कितने रुपए देता है? तो 2 रुपये देता है। इसमें एक चीज़ छूट गया है, ये सीपालगंज जो जा रहा है किसके गांव जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो अपने मामा के यहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो अपने मामा के यहाँ जा रहा है, यानी वेद जी के यहाँ जा रहा है सीपालगंज गाँव। ये पहला अध्याय में महत्वपूर्ण तथ्य थे। दूसरा अध्याय में चलते हैं। एक अध्याय को लिए हैं। सीपालगंज की थाना की चर्चा होती है, यानी दूसरा अध्याय में सीपालगंज की थाना है उसकी चर्चा होती है, जहां थाने के सिपाहियों के पास, यानी जहां थाने में जो सिपाही लोग हैं उनके पास प्रयोग के लिए बांस की लाठी के अलावे कुछ नहीं है। यानी बांस की लाठी है, इसके अलावे अन्य कोई सुविधा नहीं है, अर्थात उनके पास कोई बंदूक वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है? तो बांस की लाठी है। सीपालगंज थाना में दरोगा और सिपाहियों को वहां जनता के सेवक के रूप में नहीं, बल्कि शोषण अत्याचार करने वाले दैत्य के रूप में रखा गया था। यानी सीपालगंज थाना में दरोगा और सिपाहियों को किस रूप में रखा गया था? तो शोषण और अत्याचार करने वाले दैत्य के रूप में रखा गया था। सीपालगंज के थानेदार को जुआरी संघ का मैनेजिंग डायरेक्टर चालान काटने के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। यानी सीपालगंज के थानेदार को एक जुआरी संघ का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो चालान काटने के लिए कई दिनों से गिड़गिड़ा रहे हैं, परंतु वो चालान नहीं काट रहे हैं। थानेदार को रूपन बाबू से यह खबर मिलती है कि डाकुओं ने रामधीन को लाल स्याही से लिखी चिट्ठी में 5,000 रुपये की फिरौती मांग की है। यानी थानेदार को रूपन बाबू से यह खबर मिलती है कि डाकुओं ने रामधीन को एक लाल स्याही से चिट्ठी लिखकर भेजी है, जिसमें रामधीन से कितनी की फिरौती मांग की है? तो 5,000 रुपये की फिरौती मांग की है। थानेदार रूपन को बख्तार सिंह की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन बख्तार सिंह को शाम के वक्त झगरू और मंगरू ने घेर कर पीटा। थाने में जब मामला दर्ज हुआ तो दोनों थानेदार के पैरों के नीचे गिरकर माफ़ी मांगी। इसके बाद है इसमें और महत्वपूर्ण आया कि थानेदार और रूपन बाबू को रामधीन को मिली चिट्ठी को जाली लगता है। यानी थानेदार को रूपन बाबू दोनों को क्या लगता है? रामधीन को जो चिट्ठी मिला है, डाकुओं के पास जो चिट्ठी आया है
5,000 की जो फिरौती मांगी जा रही है वो थानेदार रूपन बाबू यानी थानेदार रूपन बाबू दोनों को क्या लगता है, ये चिट्ठी जाली है, कोई दूसरा आदमी शरारत किया है, ऐसा उनको लगता है। अध्याय 3 पूरा 35 अध्याय है, याद रखिएगा। यह परिच्छेद छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज से संबंधित है। यह सीपालगंज गांव का एकमात्र कॉलेज है। इस कॉलेज के प्रबंधक यानी मैनेजर कौन है? तो वेद जी हैं। यानी मैनेजर प्रबंधक दोनों याद रखना एक ही होता है, तो वेद जी हैं। प्रिंसिपल मोतीराम खन्ना मालवीय इत्यादि इस कॉलेज के शिक्षक हैं। कौन कौन? प्रिंसिपल मोतीराम खन्ना मालवीय इत्यादि क्या है? तो इस कॉलेज के शिक्षक हैं। गयादीन छंगामल इंटर कॉलेज के उपसभापति। गयादीन क्या है? तो छंगामल इंटर कॉलेज के उपसभापति हैं। छंगामल इंटर कॉलेज में शिक्षकों के 2 गुट हैं। छंगामल इंटर कॉलेज में जो है शिक्षकों के 2 गुट है, खन्ना मास्टर गुट और प्रिंसिपल गुट। खन्ना मास्टर गुट और प्रिंसिपल गुट हैं। खन्ना की क्लास में एक लड़का के पास सिनेमा की पत्रिका देखकर प्रिंसिपल साहब खन्ना को डांट बताते हैं, क्योंकि खन्ना मास्टर जब क्लास ले रहे होते हैं उसी समय प्रिंसिपल देखते हैं कि किसी बच्चे के पास सिनेमा की पत्रिका है, उसे देखकर वे खन्ना मास्टर को डांटते हैं। और ऐसे भी इनका खन्ना मास्टर का और प्रिंसिपल का क्या रहता, दोनों में तो प्रतिद्वंदता है ही, दोनों का अलग अलग गुट है। अब जरा सा भी गलती हो तो प्रिंसिपल हमेशा डांटते ही रहते हैं। फिर आगे जब प्रिंसिपल वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में प्रिंसिपल साहब को मलेरिया इंस्पेक्टर और ठेकेदार से मुलाकात होती है। फिर वहाँ से फिर आगे जाते तो उनको प्रिंसिपल साहब को मलेरिया का इंस्पेक्टर और ठेकेदार से मुलाकात होती है। प्रिंसिपल का क्लर्क मलेरिया इंस्पेक्टर और ADO को चिड़ी मार कहता है। यानी प्रिंसिपल का जो क्लर्क है वो मलेरिया इंस्पेक्टर, किसको? तो मलेरिया इंस्पेक्टर और ADO को, ADO शॉर्ट में ही उसमें लिखा हुआ है, तो दोनों को क्या कहता है? तो क्लर्क जो है प्रिंसिपल का क्लर्क दोनों को चिड़ी मार कहता है। क्या कहता है? चिड़ी मार कहता है। प्रश्न आ सकता है मलेरिया इंस्पेक्टर को प्रिंसिपल का क्लर्क क्या कहा था? तो चिड़ी मार। अध्याय 4 इस परिच्छेद में वेद जी के परिवार से जुड़ा हुआ है। यह परिच्छेद किससे जुड़ा हुआ है? तो अध्याय 4 जो है वो जुड़ा हुआ है वेद जी के परिवार से। वेद जी जिस कोठरी में रहते हैं उसे लोग प्रेम भवन क्या कहते हैं? प्रेम भवन नाम रख दिए हैं। यानी वेद जी जिस कोठरी में रहते हैं उस कोठरी को लोग प्रेम भवन नाम रखे हैं। रूपन बाबू को रंगनाथ के ड्राइवर द्वारा 2 रुपये लेने की बात का पता चलता है, परंतु स्टूडेंट कम्युनिटी बदनामी के भय से इस बात को क्या करते हैं? रूपन बाबू भुला देते हैं। अगला पॉइंट, रूपन बाबू छात्र संघ के नेता हैं और वे पिछले 3 साल से 10वीं क्लास में ही बने हुए हैं। यानी 3 साल से 10वीं क्लास में है, यानी 10वीं से आगे बढ़ नहीं रहे हैं, और वे छात्र संघ के क्या है? तो नेता हैं। वेद जी का एक और पेशा है वेदक। यानी क्या है वेदक? यानी जो वेद का मतलब जो एक प्रकार से जड़ी बूटियों से जो इलाज करता है, वेदक का भी है। वे रोगी का इलाज भी करते हैं, और ये आपको ऊपर भी चर्चा कर दिए थे। गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं, आप फायदा ना होने पर पैसा वापस कर देते हैं। वेद जी रोग के 2 वर्ग बना रखे हैं। यानी वेद जी के अनुसार रोग के 2 वर्ग हैं, प्रकट रोग, गुप्त रोग। कौन कौन रोग? प्रकट रोग, गुप्त रोग। आगे बढ़ते हैं, अब अध्याय 5 की ओर चलते हैं। सभी अध्याय महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि जब पूरा अध्याय देख लेंगे तो आपको लगेगा हाँ राग दरबारी उपन्यास भी बहुत ही अच्छा है। कोई भी उपन्यास पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कतें होती है, परंतु पूरा जब जान लेने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। इसी प्रकार मेला आंचल उपन्यास को लेकर भी हो रहा था बच्चों में साथ। मेला आंचल उपन्यास भी बहुत ही कठिन है, परंतु जब पूरा उपन्यास को जब पढ़ा गया, जब उसको आसान तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास किए तो सभी बोले सर बहुत ही अच्छा उपन्यास है। उसी प्रकार राग दरबारी उपन्यास भी बहुत ही अच्छा है। तो अध्याय 5 की ओर चलते हैं। इस परिच्छेद में वेद जी के चबूतरे पर बैठे लंगड़, सनीचर, प्रिंसिपल, क्लर्क, रंगनाथ इत्यादि के आपसी वार्तालाप से जुड़ा हुआ है। यानी अध्याय 5 का जो परिच्छेद है, परिच्छेद अध्याय में कोई अंतर नहीं, याद रखना अध्याय या परिच्छेद देखिए, तो इस अध्याय भी कह सकते हैं या फिर परिच्छेद भी कह सकते हैं। इसमें क्या है तो वेद जी का चबूतरे के पास बैठे कौन कौन बैठे हुए हैं? तो लंगड़, सनीचर, प्रिंसिपल, क्लर्क, रंगनाथ इत्यादि सभी बैठे हैं। सभी आपस में क्या करें तो वार्तालाप कर रहे हैं। लंगड़ 7 साल पहले दीवानी का मुकदमा दायर किया था जिसका फैसला आज तक नहीं हो पाया है। ऐसा कारण है कि उसका नकल तैयार नहीं हुआ है। याद रखना उसका नकल
नकल तैयार नहीं हुआ। क्या तैयार नहीं हुआ है? तो नकल तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण 7 साल से दीवानी मुकदमा चल रहा है, परंतु आज तक फैसला नहीं हुआ है। लंगड़ जो है सीपालगंज से 5 कोस दूर गांव का है। वेद जी से लंगड़ की सारी बातें, यानी वेद जी जो हैं वो लंगड़ से सारी बातें सुनकर रंगनाथ लंगड़, यानी वेद जी से लंगड़ की बातें सुनकर रंगनाथ को, किसको? तो रंगनाथ को लंगड़ पर बहुत ही दया आती है। यानी वेद जी से लंगड़ की सारी बातें जब सुनता है रंगनाथ, क्योंकि रंगनाथ तो वही है ना, सभी लोग बैठे हैं एक ही जगह पर, तो रंगनाथ को बहुत ही दया किस पर आती है? लंगड़ पर। सनीचर से प्रिंसिपल साहब को पता चलता है कि जिस कोऑपरेटिव यूनियन के डायरेक्टर वेद जी हैं उसमें गबन हो गया। देखिए इसमें एक और बात आती है इस अध्याय 5 में कि सनीचर से प्रिंसिपल साहब को पता चलता है, यानी सनीचर प्रिंसिपल साहब को बताते हैं कि सनीचर की कोऑपरेटिव यूनियन के डायरेक्टर, यानी जिस कोऑपरेटिव यूनियन के डायरेक्टर वेद जी हैं उसमें गबन हो गया है, उसमें गोलमाल हो गया है, ये पता चलता है। अध्याय 6 में देखते हैं, बद्री पहलवान वेद जी का बड़ा लड़का है। बद्री पहलवान क्या है? तो वेद जी का बड़ा लड़का है। वह गुंडों का अभिभावक और गांव में अखाड़े का मालिक है। छोटा पहलवान उसका क्या है? तो शिष्य है। छोटा पहलवान क्या है? तो उसका शिष्य है। बद्री पहलवान सीपालगंज से 10 मील दूर एक गांव में आटा चक्की की मिल लगाई थी, जिसके विषय में रामाधीन भिखम खेड़ी विरोध करते हुए कहता है, खोलने कॉलेज चले, आटे की चक्की खुल गई। देखिए जिस अध्याय में जो महत्वपूर्ण तथ्य आए उसी को लिए हैं ताकि आपको भी पूरा समझ में आ जाए। आगे है, रामधीन बद्री पहलवान को अपने घर में डाका पड़ने जा रहा है की बात बताता है। यानी रामधीन भिखम खेड़ी बद्री पहलवान को यह कहता है कि मेरे घर में डाका पड़ने जा रहा है, मुझे चिट्ठी मिली है डाकुओं से कि 5,000 की फिरौती मांग की गई है। ये बात बद्री पहलवान को रामधीन बताता है। बद्री पहलवान रामधीन को आश्वस्त करता है कि कोई डाका वाका नहीं होगा, जाओ चैन से सो जाओ, जाओ चैन से सो जाओ, कोई डाका वाका नहीं होगा। रामधीन को रूपन बाबू पर शक होता है। यानी रामधीन को किस पर शक होता है कि ये जो चिट्ठी लाल स्याही से भेजी चिट्ठी जो रूपन बाबू की शरारत है, यह डाका डालने वाली चिट्ठी उन्होंने ही मेरे पास भेजकर क्या की है? तो शरारत की है। अब ये बात ये किससे कहते हैं? तो बद्री पहलवान से कहते हैं। बद्री पहलवान से कहते हैं कि ये जो चिट्ठी भेजने का पर मुझे शक किस पर है? ये चिट्ठी लगता है रपन बाबू ही भेजे हैं और मुझे भेजकर मेरे वो शरारत किए हैं। तो बद्री पहलवान जाते समय ये भी कहता है कि एक काम करना, तुम भी ऐसा ही चिट्ठी लिखकर मेरे घर भी एक भेज देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अध्याय 7, रंगनाथ को वेद जी के यहाँ रहने के लिए ऊपर का कमरा मिला है। यानी अध्याय 7 में जो शुरुआत होती है इसकी कथा, रंगनाथ को वेद जी का यहाँ रहने के लिए कहाँ का कमरा? ऊपर का कमरा मिला है। रंगनाथ को सीपालगंज महाभारत की तरह लगता है। यानी रंगनाथ को सीपालगंज कैसा लगता है? तो महाभारत की तरह लगता है। जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये उसको लगता है, ये किसका कथन है? जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये रंगनाथ का कथन है सीपालगंज के विषय में। सनीचर से रंगनाथ को गांव के विभिन्न व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी सनीचर से रंगनाथ जब वार्तालाप करता है तो सनीचर गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के बारे में बोलता है। तो कौन कौन व्यक्ति? तो राम स्वरूप के बारे में बताता है, ठाकुर दुर्बीर सिंह के बारे में बताता है और बहराम चोट्टा के बारे में बताता है। तो राम स्वरूप के बारे में बताता है सीपालगंज का ये नामी चोर है और 14 वर्षीय बाल अपराधी है। दुर्बीर सिंह के बारे में बोलता है ये क्रांतिकारी व्यक्ति थे, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले रहे थे। बहराम चोट्टा के बारे में बताया ये भी पुराने जमाने का क्या है? तो चोर है। अब देखते हैं अध्याय 8 में क्या हुआ है। अध्याय 8 में सीपालगंज गांव शहर के किनारे बसा होने के कारण वहां जन सेवकों का भाषण होता रहता है। यानी सीपालगंज गांव शहर के किनारे बसा होने के कारण वहां हमेशा जनसेवक लोग आते रहते हैं, अपना भाषण हमेशा देते रहते हैं। सीपालगंज के लोग खेती पर आश्रित हैं। क्या चीज़ पर आश्रित हैं? तो खेती पर आश्रित हैं। सीपालगंज में पब्लिक सेक्टर की विज्ञापन बहुत ही प्रचलन में थी। सीपालगंज में पब्लिक सेक्टर की विज्ञापन जो है बहुत ही प्रचलन में थी। आगे, सीपालगंज के मुख्य रोग से संबंधित 3 विज्ञापन थे।
यानी शिवपालगंज में मुख्य रोग से संबंधित 3 विज्ञापन बताई गई है, दाद, अण्डवृद्धि और नामर्दी। ये 3 रोग, यानी जब कोई गुप्त रोग से संबंधित अगर कोई विज्ञापन निकलता था तो उसमें दाद, अण्डवृद्धि और नामर्दी ये 3 प्रचलित थे। आगे है, रामधीन के रिपोर्ट पर उनके घर से टीले तक, यानी रामधीन जब रिपोर्ट करता है थाने में कि मेरे घर डाका पड़ने वाला है, डाकों से फिरौती आई है, 5,000 की फिरौती मांग की गई है, तो रामधीन की रिपोर्ट पर उनके घर से लेकर टीले तक पुलिस तैनात हैं। गहन छानबीन होने पर एक गड्ढे में कौन मिलता है? जोगनाथ नामक एक शराबी पकड़ा जाता है। यानी गड्ढे में कोई पकड़ा जाता है, जोगनाथ नामक एक शराबी पकड़ा जाता है। सिपाहियों से दरोगा जी को पता चलने पर कि यह जोगनाथ वेद जी का आदमी, किसका आदमी है? जोगनाथ जो शराबी है वो वेद जी का आदमी है, तो वे छोड़ देते हैं। सोचो, वेद जी का इतना वहाँ पर एक प्रकार से शासन था कि जब उनको पता चलता है जोगनाथ वेद जी का आदमी है, तो दरोगा भी क्या करता है? जोगनाथ को छोड़ देता है। अध्याय 9। इस परिच्छेद की शुरुआत कोऑपरेटिव यूनियन के सुपरवाइजर राम स्वरूप द्वारा 2 ट्रकों में गेहूं भरकर उसे बेचकर सारा पैसा लेकर बंबई फरार होने की सूचना से होती है। यानी इस परिच्छेद की शुरुआत कोऑपरेटिव यूनियन के सुपरवाइजर राम स्वरूप द्वारा 2 ट्रकों में गेहूं भरकर उसे बेचकर सारा पैसा लेकर बंबई फरार होने की सूचना से होती है। अब यहाँ समस्या ये होता है, वेद जी जो है कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वेद जी हैं। उसी में ये गबन होता है, जिससे लोगों को इस घोटाले में वेद जी का मिली भगत लगती है। लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव यूनियन के सुपरवाइजर ने रामस्वरूप क्या किया है? गेहूं भरकर उसे बेचकर पैसा लेकर बंबई फरार हो गया है, और वेद जी उसी कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। थोड़ा सा कट गया है, अब लोगों का तो शक होना ही है। तो इस घोटाले में वेद जी का मिली भगत लोगों को लगती है कि वेद जी का इसमें भी क्या है? तो मिली भगत है। आगे, इस गंभीर विषय पर बैठक खाने में बैठक होती है। वेद जी छल प्रपंच द्वारा बहुत ही आसानी से इस मामले को निपटा लेते हैं, और गबन में जो रुपये, यानी कितने? 8,000 की हानि हुई थी। गबन में कितने रुपये की हानि हुई? 8,000 रुपये की हानि हुई। अभी सब कुछ सरकार पर सौंप दी कि अब जो गबन का पैसा है वो कौन देगी? तो सरकार देगी। वेद जी का देखिए कितना दिमाग चलता था, छल प्रपंच से पैसा भी गायब हो गया, और पैसा कौन देगी? तो सरकार उसका भरपाई करेगी। पंडित राधेलाल की स्त्री को लोग कुतिया कहकर छेड़ते रहते हैं, क्योंकि पंडित राधेलाल अपनी स्त्री को भगा कर लाया है। पंडित राधेलाल क्या किया? तो अपनी स्त्री को भगा कर लाया है। बद्री पहलवान के 3 उदंड चेलों की चर्चा होती है, यानी इसी अध्याय में बद्री पहलवान के भी 3 चेलों की चर्चा होती है, जिसकी उदंडता के कारण राह चलते लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं। वेद जी के नियति और तर्कपूर्ण बातों को सुनकर रंगनाथ कोई उत्तर नहीं दे पाता। वेद जी द्वारा गांव में इधर उधर चोरी होने की सूचना मिलती है, जिसे बद्री कहता है जागते हुए सोना चाहिए। यानी वेद जी के नियति और तर्कपूर्ण बातों को सुनकर रंगनाथ कोई उत्तर नहीं दे पाता है, क्योंकि रंगनाथ समझने लगा है कि वेद जी क्या हैं, धीरे धीरे उसको मालूम होने लगा है। तो नियति तर्कपूर्ण बातें करते थे, जबकि काम इनका क्या था? भ्रष्ट आदमी थे। राजनीति छल प्रपंच द्वारा हमेशा दांव पैंच में जीत ही जाते थे। कुछ भी हो उनके सामने, कोई भी समस्या, वो हमेशा जीत जाते थे। अब वेद जी द्वारा गांव में इधर उधर चोरी होने की सूचना भी देते हैं कि गांव में, वेद जी बोलते हैं गांव में इधर उधर बहुत चोरी हो रही है। तो बद्री कहता है जागते हुए सोना चाहिए। अध्याय 10। छंगामल इंटर कॉलेज की स्थापना 2 उद्देश्यों को लेकर हुई थी। पहला, देश के नव युवकों को महान आदर्शों की ओर प्रेरित करना। देखिए, छंगामल इंटर कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 2 उद्देश्य को लेकर थे। पहला उद्देश्य ये था कि देश के जितने भी नव युवक हैं उनको महान आदर्शों की ओर प्रेरित करना, और दूसरा उद्देश्य था उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान करना। 2 उद्देश्य लेकर इसकी स्थापना हुई थी, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति में 2 गुट हैं।
ये तो सबको पता है। छंगामल इंटर कॉलेज प्रबंध समिति, देखिए वहाँ शिक्षकों की जब समिति आ जाएगी तो कौन कौन हो जाएंगे, शिक्षकों का गुट की बात हो तो याद रखना खन्ना और प्रिंसिपल, खन्ना और प्रिंसिपल हो जाएंगे जब शिक्षकों की गुट। और प्रबंध समिति की गुट तो 2 गुट, वेद जी का गुट और रामधीन भिखम खेवड़ी का गुट। छंगामल कॉलेज में एक लड़के को किसी लड़की को लिखी गई प्रेम पत्र पकड़ा जाता है, यानी छंगामल इंटर कॉलेज में एक लड़के का किसी लड़की को लिखी गई प्रेम पत्र पकड़ा जाता है, जिसके दंड में लड़का का बाप जो है वो 25,000 ईंटें नए ब्लॉक निर्माण में देता है। अब देखो छंगामल कॉलेज में एक लड़का रहता है जो प्रेम पत्र किसी लड़की को लिखता है परंतु पकड़ा जाता है, जिसके दंड स्वरूप लड़के के बाप को क्या करना पड़ता है, 25,000 ईंटें नए ब्लॉक यानी नए प्रखंड के निर्माण के लिए या नए घर का निर्माण के लिए देना पड़ता है। आगे, मास्टर खन्ना प्रिंसिपल को छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बनाने की अर्जी दी, परंतु खन्ना बौखला जाता है। मास्टर खन्ना क्या करता है, प्रिंसिपल को बोलता है कि मुझे अब छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बना दी जाए, परंतु इस अर्जी को खन्ना इस अर्जी यहाँ थोड़ा सा यहाँ खन्ना नहीं होगा, इसको प्रिंसिपल लेना, क्या लेना, प्रिंसिपल, थोड़ा सा मिस टाइम हो गया है, प्रिंसिपल याद रखना प्रिंसिपल। ऐसा होता है कि मास्टर खन्ना प्रिंसिपल को छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बनने की अर्जी दी, परंतु प्रिंसिपल बौखला जाता है। कौन बौखला जाता है, प्रिंसिपल बौखला जाता है। प्रबंध समिति की बैठक पिछले 3 वर्षों से नहीं हुई है, ये भी चर्चा है इसी 10वें अध्याय में। प्रबंध समिति की बैठक 10 दिनों में बुलाने के लिए रामधीन भिखम खेवड़ी जो है वेद जी को पत्र लिखता है। वेद जी को पत्र लिखता है, छोटे पहलवान बद्री पहलवान को आकर सूचना देता है कि गया दिन के यहाँ चोरी भी हो गई है, यानी अध्याय 10 में ही ये भी सूचना मिलता है कि गया दिन के यहाँ क्या हो गई है, चोरी हो गई है। साथियों वीडियो क्लास बहुत ही लंबा हमको लगता है हो जाता है, इसके चलते आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब अध्याय 11 से लेकर अध्याय 35 तक, यानी अध्याय 11 से लेकर अध्याय 35 तक, इसके अलावे जितने भी विद्वान हैं उनके द्वारा राग दरबारी उपन्यास के विषय में जो महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं वो भी अभी बचा हुआ है। इसके अलावा जितने भी प्रमुख संवाद है यानी अगले क्लास में अध्याय 11 से लेकर अध्याय 35 तक हम कथासार को देखेंगे, विभिन्न विद्वानों द्वारा राग दरबारी उपन्यास के विषय में कहे गए महत्वपूर्ण कथनों को पढ़ेंगे, इसके अलावा महत्वपूर्ण संवादों को पढ़ेंगे और अंत में 100 MCQ की भी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और जिन विद्यार्थियों को इसका PDF नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें कि अगर आपको झारखंड CGL का PDF संपूर्ण CGL का PDF नोट्स चाहिए, पेड है, आपको सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ सबका लिस्ट दिया हुआ है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल का भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति प्रयोगवाद। नाटक में आपको क्या मिल जाएगा, नाटक में ध्रुवस्वामिनी, भारत दुर्दशा ध्रुवस्वामिनी। उपन्यास में आपको मिल जाएगा राग दरबारी उपन्यास, मेला आंचल उपन्यास, गोदान उपन्यास और संपूर्ण नोट्स है। इसके अलावा आपको झारखंड CGL में लगे जितने भी कहानी है सभी कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे। कवि ट्रिक भी मिल जाएगा, तार सप्तक से लेकर द्विवेदी युग से लेकर सभी कवि द्विवेदी युग, तार सप्तक जितने भी हैं यानी कवियों को याद करने का इसमें ट्रिक दिया हुआ है। इसके अलावा महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ मिल जाएंगी संपूर्ण इतिहास में, यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में जितनी भी काव्य पंक्तियाँ हैं वो काव्य पंक्तियाँ भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको मिल जाएंगे और सभी पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा सभी पुरस्कार का भी नोट्स मिल जाएगा और काव्य रस भी मिल जाएगा। यानी ये सभी आपके झारखंड CGL में लगे हुए हैं और जिनको संपूर्ण CGL का नोट्स चाहिए तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया, वहाँ से हमसे कांटेक्ट करें, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे।
तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद वीडियो क्लास देखने के लिए।